Hello students. Today we will discuss about our fifth chapter in chemistry section, coal and petroleum. In this chapter, two type of resources will be discussed. These are coal and petroleum. We have several resources by which we can get benefits. Got it? हमारे चारों तरफ बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम बेनिफिट्स ले सकते हैं. तो कुछ रिसोर्सेज तो हमारे नेचुरल होते हैं और कुछ रिसोर्सेज हमारे मैन मेड होते हैं. कुछ नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे नेचर से हम ऑब्टेन करते हैं और जिनसे हमें एनर्जी मिलती है. तो कुछ नेचुरल रिसोर्सेज तो हमारे खत्म हो जाते हैं, अगर हमने यूज किया वो खत्म हो जाएंगे. धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि वो खत्म हो जाएंगे क्योंकि उनके सोर्सेज लिमिटेड हैं. कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि एग्जॉस्ट नहीं होते, खत्म नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल विंड, ओके, सोलर, सनलाइट, ओके, वाटर. दीज आर द रिसोर्सेज विच आर कॉल्ड एज इनएग्जॉस्टेबल, जो खत्म नहीं होते हैं. और रिन्यूएबल, मतलब उनको रिन्यू किया जा सकता है, बार बार हम यूज अप कर सकते हैं. और कुछ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो हम अगर उनको यूज कर लेते हैं तो वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, पाए तो वो नेचुरल जाते हैं. तो सच रिसोर्सेज आर कॉल्ड एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज. एंड इन दिस चैप्टर एग्जॉस्टेबल रिसोर्स वो भी दो रिसोर्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा, coal and petroleum. Okay, what is coal, what is petroleum, okay, how they are formed and how can we refine them from the earth, okay, how can we extract them from the earth. In this chapter we will discuss about this all. This is very important chapter for NTSE also. At least one or two questions will be asked from this chapter. Okay, so first आपका रिसोर्स है coal, सेकेंड है आपका पेट्रोलियम. और ये दोनों ही रिसोर्सेज एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं. क्योंकि ये एग्जॉस्टेबल क्यों कहलाते हैं? क्योंकि हम एक तो इनके सोर्सेज लिमिटेड हैं और इनको एक्सट्रैक्ट करने में बहुत ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं. जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, हमें अर्थ में जैसा पेट्रोलियम हमें दिखता है या कोल हमें दिखता है, वो इस फॉर्म में नहीं मिलता है. तो हमें इनको इम्प्योरिटीज से अलग करना पड़ता है. एंड दिस रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम दीज आर कॉल्ड रिफाइनिंग. तो इनकी जो रिफाइनिंग होती है वो बहुत कॉस्टली होती है एंड इनके रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं. तो दे आर कॉल्ड एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज. The coal and petroleum. Let's start with coal. What is coal and how it is formed? Dear student, coal is a fuel. Basically, coal is a fossil fuel. इसको कोल को हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं. क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बरीड हो जाते हैं, दब जाते हैं. फिर उनके ऊपर जो ट्रीज हैं और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी मर गए और दबते चले गए, हजारों साल हो गई. तो जब हम उसको डिग करते हैं तो हम देखते हैं वहां पर कि एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस हमें मिलता है. दिस इज नथिंग, दिस इज कॉल्ड कोल. गॉट इट? सो कोल कहाँ मिलता है हमें? अर्थ के नीचे. और कोल बनता कैसे है? Coal is formed by the process of carbonization. Carbonization means formation of carbon from the dead remains of living organisms. Dead remains of living organisms are called fossils. तो ये फॉसिल हुए और फॉसिल्स जमते चले गए और उन्होंने एक फ्यूल बना दिया जो कि एक रिसोर्स की तरह काम कर रहा है. इसीलिए हम इसको कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल्स फ्यूल, ओके, फॉसिल के थ्रू प्रोड्यूस हुआ फ्यूल. अब कार्बोनाइजेशन में क्या होता है कि कार्बोनाइजेशन में जैसे मिट्टी के अंदर दब गई, डेड जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर गए, बरीड होते चले गए, तो वहां पर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है. तो इन सभी, और हाई प्रेशर भी होता है, वो दबे रहते हैं. तो इनसाइड दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सभी के मिल जाने की वजह से, हाई प्रेशर की वजह से
एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस ऑब्टेन होता है जिसको हम कहते हैं कोल. Okay, and coal is formed by carbonization. What is carbonization? Formation of carbon from fossils. ठीक है, this is called carbonization and due to the action of various microorganisms. अब जो क्या होता है कि जैसे जैसे डेड ऑर्गेनिजम्स जितने भी होते हैं वो दबते चले जाते हैं और मैं अगर उनकी तुरंत खुदाई करूं तब भी मुझे ब्लैक, तुरंत का मतलब ये है कि 1 साल बाद 2 साल बाद तो मैं देखूंगी तब भी मुझे ब्लैक कलर का सब्सटेंस मिलेगा. लेकिन उसमें कोल इज व्हाट? कोल कंटेन्स कार्बन. ब्लैक कलर सब्सटेंस इज कॉल्ड कार्बन. तो जैसे जैसे एज बढ़ती चली जाती है इन डेड ऑर्गेनिजम्स की दबे होने से, वैसे वैसे इनमें कार्बन का कंटेंट बढ़ता चला जाता है. तो जो कोल होता है वो आपका 4 टाइप के वैरायटी में प्रेजेंट होता है. अगर मैंने कोई डेड ऑर्गेनिज्म दबाया और मैंने उसको 1 साल बाद ही डिग किया और मेरे को ब्लैक कलर का सब्सटेंस मिला, तो दिस इज कॉल्ड यंगेस्ट वैरायटी ऑफ कोल. दिस इज कॉल्ड पीट, है ना. पीट क्या होता है? यंगेस्ट वैरायटी ऑफ कोल. फिर उसके बाद इसमें कार्बन कंटेंट लगभग कम होता है, लेस देन 70% होता है. लिग्नाइट. लिग्नाइट जैसे जैसे, मैं भी फिर से बता रही हूं तुम्हें, जैसे जैसे ईयर्स बढ़ते चले जाते हैं कोल में कार्बन का कंटेंट बढ़ता चला जाता है. ठीक है, तो लिग्नाइट में थोड़ा ज्यादा कंटेंट होता है कार्बन का एज कंपेयर टू पीट. बिट्यूमिनस उसमें और ज्यादा होता है. एंड एंथ्रासाइट. एंथ्रासाइट कोल की वो वैरायटी है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट प्रेजेंट होता है. सबसे ज्यादा कार्बन की परसेंटेज एंथ्रासाइट में प्रेजेंट होती है. और ये जो मैं परसेंटेज बता रही हूँ ये किस आधार पे बता रही हूँ? एज ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स. ओके, एज, कितने साल पुराना है वो कोल, तो उसमें उसका कार्बन कंटेंट उतना ही ज्यादा होगा. ओके, अब क्या होता है कि चलो हमने अब कोल हमें मिल गया. अब हमें कोल का हम क्या करते हैं, कोल में बहुत सारे इंपॉर्टेंट मटेरियल्स भी प्रेजेंट होते हैं और जिनका कोल में जो हमें ये जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस मिला इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं जिनका बहुत ज्यादा यूजेस होता है इंडस्ट्रीज में. तो हम क्या करते हैं, कोल को इम्प्योरिटी से अलग कर देते हैं और उसकी रिफाइनिंग करते हैं, उसका डिस्टिलेशन करते हैं. तो कोल को जिस प्रोसेस से रिफाइन किया जाता है वो प्रोसेस कहलाता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. ठीक है, तो उसको हम हीट करते हैं तो कोल जो होता है वो अपने वेरियस कंपोनेंट्स में टूट जाता है जिनसे वो मिलके बना था. और किन किन चीजों से वो मिलके बनता है? 3 चीजें मेन निकल के आती हैं. ठीक है, अगर हम कोल का क्या करते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है हीट की प्रेजेंस. हम एक बर्तन में कोल को भर लेते हैं, या कोल क्यों कह रहे हैं, एक डार्क सब्सटेंस जो हमें मिला है अर्थ के नीचे से उसको भर लेते हैं और हम उसमें गर्म करते हैं उसको. जब हम हीट करते हैं तो मटेरियल टूटना शुरू हो जाता है, इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. डिस्ट्रक्टिव मतलब डिकम्पोजिशन हो जाना. अब हमें कोल के टूटने से क्या क्या चीजें मिलती हैं? कोक, कोल तार एंड कोल गैस. तो क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की वजह से डिफरेंट पार्ट्स बन जाते हैं और डिफरेंट पार्ट्स में हमें डिफरेंट पार्ट्स बन जाते हैं और उनमें ये डिफरेंट सब्सटेंसेस हमें मिलते हैं. जैसे कोक है, कोल तार है, कोल गैस है, इन सभी से कोल मिलके बना होता है. अब अगर हम इनके यूजेस जनरली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि जैसे जो कोल है, कोल का जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं और इनके क्या क्या यूजेस हैं. तो देखो जो कोक होता है ना, कोक में कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ कार्बन प्रेजेंट होता है. गॉट इट? कोक इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन. ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो कोल है उसके प्रोडक्ट्स आफ्टर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन हमें ये मिलते हैं, कोक, कोल तार एंड कोल गैस. एंड इसके यूजेस क्या क्या होते हैं कि जो कोक होता है उसका मेन यूज होता है कि जो अर्थ में जो मेटल्स होती हैं हमें जिस फॉर्म में दिखाई देती हैं वो उस फॉर्म में तो प्रेजेंट होती नहीं है, हमें उन मेटल्स को भी उनकी इम्प्योरिटी से अलग करना पड़ता है. तो वहां पर कोक यूज किया जाता है. तो कोक इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. प्लस हमने प्रीवियस वीडियो में एलॉयज बताए थे,
तो एलॉयज में जब स्टील बनाई जाती है तो उसमें कोक का यूज किया जाता है, कार्बन का, ओके, फॉर हार्ड बनाने के लिए स्टील को हम कोक यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका जो प्रोडक्ट है जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमें मिलता है कोल के, वो है कोल तार। क्या होता है कि कोल तार एक गाढ़ा लिक्विड होता है कोल तार, ठीक है। इसमें से अगर गाढ़ा लिक्विड है लेकिन इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल्स मिक्स होते हैं। हम कोल तार का दोबारा से डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करने से हमें कोल तार में भी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और वो कौन कौन से जो प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं उनके कौन कौन से यूजेस होते हैं, कि जो कोल तार के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जनरली उनका यूज़ किया जाता है, उसका जो एक प्रोडक्ट होता है वो नेफ्थलीन होता है। तो नेफ्थलीन जो वाइट कलर की हम बॉल्स देखते हैं जिनको ऊनी कपड़ों में रखते हैं, दिस इज कॉल्ड नेफ्थलीन बॉल्स। तो कोल तार का इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट नेफ्थलीन बॉल्स होता है। और नेफ्थलीन बॉल्स को हम जो मोथ होता है, मोथ का मतलब होता है MOTH, मोथ रिपेलेंट की तरह काम करता है, मतलब कीड़े को भगाने के काम में लाया जाता है नेफ्थलीन बॉल्स को, इसीलिए हम वूलन क्लोथ्स में उसको रखते हैं। कोल तार का जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें उन प्रोडक्ट्स का यूज एक्सप्लोसिव बनाने में भी आता है, ओके, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी काम आते हैं, मतलब जो पेंट करने के काम में आते हैं, ओके। और डाई का मतलब होता है डाई यूज करते हैं कपड़ों में, तो कोल तार का ही वो प्रोडक्ट होता है डाई जो यूज करते हैं। एक्सप्लोसिव प्लास्टिक्स बनाने के काम में आता है कोल तार का जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट होता है। हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जनरली वो, ओके, हाइड्रोजन एंड कार्बन्स मिलके बने होते हैं, उन प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं प्लास्टिक बनाने में। दूसरा नेफ्थलीन बॉल्स, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। नेक्स्ट है आपका कोल गैस। जो कोल गैस होती है जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल। एंड कोल गैस जो है वो आपका जलाने के काम में नहीं, जनरली ये सोर्स ऑफ हीट के काम में आती है, हीट प्रोवाइड करने के काम में आती है, एज अ फ्यूल काम में लाई जाती है, लाइट प्रोड्यूस करने के काम में नहीं लाई जाती है, गॉट इट। तो इट इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग हीट। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि व्हाट इज कोल, हाउ कोल इज फॉर्म्ड। कोल इज फॉर्म्ड ड्यू टू कार्बोनाइजेशन प्रोसेस। कोल की वेराइटीज क्या क्या हैं, कोल की किस वेराइटी में कितनी परसेंटेज होती है कार्बन की, सबसे ज्यादा होती है एंथ्रासाइट में। उसके बाद हमने पढ़ा कि कोल को हम रिफाइन कैसे करते हैं, उसको इम्प्योरिटीज से अलग कैसे करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। फिर हमने पढ़ा कि जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं कोल का तो हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उनके क्या क्या यूजेस होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये कोल एंड पेट्रोलियम है, इस चैप्टर में हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इनके यूजेस हम इन सभी को एज अ फ्यूल यूज करते हैं, ठीक है, वेरियस इंडस्ट्री में यूज करते हैं और अपने व्हीकल्स में यूज करते हैं। तो हमें इनके बारे में पता होना जरूरी है कि कोल क्या होता है, पेट्रोलियम क्या होता है, कोल कैसे बनता है, पेट्रोलियम कैसे बनता है, क्यों यूज किए जाते हैं ये, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, कोल एंड पेट्रोलियम आर द नेचुरल रिसोर्सेज which provide us energy, okay, in the form of heat, and we can get some benefits from coal and petroleum, so they are called resources and they are exhaustible resources. Now coming to next topic of coal, this is इसमें से जो कुछ टॉपिक्स हैं वो आपके नेक्स्ट चैप्टर में हैं, कंबशन एंड फ्लेम में, लेकिन मैं क्योंकि कोल एंड पेट्रोलियम फ्यूल की तरह यूज किए जा रहे हैं तो हम यहीं पर तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं व्हाट इज फ्यूल, ओके। तो फ्यूल जो होता है वो इज अ सब्सटेंस विच प्रोवाइड अस एनर्जी, ओके। तो ये जो फ्यूल्स होते हैं वो सब्सटेंसेस होते हैं जो जलने पर, ऑन बर्निंग, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक सब्सटेंस जो जलने पर हमें एनर्जी प्रोवाइड करे, ओके।
तो सबसे पहले कैटेगरी हो गई कि एक तो वो जलना चाहिए, अगर मैं मटेरियल ले रही हूँ वो जल ही नहीं रहा, ठीक है। तो फ्यूल, व्हाट इज फ्यूल? अ फ्यूल इज अ सब्सटेंस विच प्रोवाइड अस एनर्जी व्हेन ऑन बर्निंग, गॉट इट। और ये जो इसकी एनर्जी होती है, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है एक फ्यूल जलने पर, इसकी ये एनर्जी कहलाती है कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। तो फ्यूल जो होता है, फ्यूल सब्सटेंस होता है, जैसे कोल एंड पेट्रोलियम है। तो फ्यूल इज अ सब्सटेंस विच प्रोवाइड अस एनर्जी ऑन बर्निंग एंड एंड दिस एनर्जी कैन बी मेजर्ड, कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है हमें, वो कहलाती है कैलोरीफिक वैल्यू। जिस फ्यूल की जलने से ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू उतनी ही ज्यादा होती है। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इज बर्न। 1 किलोग्राम फ्यूल को जब हम जलाते हैं तो वो जितनी हीट एनर्जी रिलीज करता है वो कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है, गॉट इट। और इसको हम, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं कभी कभी, तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू is given by amount of heat energy divided by mass of fuel, कितना हमने फ्यूल लिया है, और इसकी यूनिट होती है जूल्स पर किलोग्राम, गॉट इट। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है कि किसी भी फ्यूल की 1 किलोग्राम फ्यूल को जलाने पर जितनी ज्यादा हीट एनर्जी वो प्रोड्यूस करता है वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहलाती है। और बहुत अच्छा फ्यूल, एक अच्छा फ्यूल होने के लिए क्या क्या बातें जरूरी होना है कि उस फ्यूल में प्रेजेंट होनी चाहिए? एक तो उस फ्यूल की हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, वो तुरंत जल जाना चाहिए, कंबस्टेबल होना चाहिए। जो मटेरियल जल जाता है वो कहलाता है कंबस्टेबल मटेरियल। अब मैं पत्थर को लूं, पत्थर को जलाऊं तो क्या वो जल जाएगा? नहीं। तो दिस इज कॉल्ड नॉन कंबस्टेबल मटेरियल। तो फ्यूल जो होता है वो आपका कंबस्टेबल सब्सटेंस होता है, ओके। और फ्यूल जिस टेम्परेचर पे जलता है, जैसे मैं एक कोई लकड़ी लेती हूँ और उसको जलाती हूँ तो बहुत देर बाद जलती है वो, ठीक है। और लेकिन वो इतनी गर्म हो जाती है और एक टेम्परेचर ऐसा आता है जब वो जलने लग जाती है, तो वो टेम्परेचर जिस पे फ्यूल बर्न करना शुरू कर देता है, जलना शुरू कर देता है, फायर को कैच कर लेता है, वो टेम्परेचर कहलाता है आपका इग्निशन टेम्परेचर, ओके। तो यहाँ पर हम एक अच्छे फ्यूल के लिए क्या क्या बातें जरूरी होनी चाहिए? एक तो, अब सपोज करो एक हम फ्यूल में एनर्जी प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं और हम उसको जलाते ही जा रहे हैं, वो जल ही नहीं रहा, हमारी एनर्जी इसी में निकल गई, तो इग्निशन टेम्परेचर तो उसका ज्यादा हो गया, वो पहुंच ही नहीं पा रहा। मैं हीट करे जा रही हूँ, गर्म करे जा रही हूँ, तो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे फ्यूल जलना शुरू कर दे, वो जल ही नहीं रहा, बहुत देर बाद जल रहा है, तो इग्निशन टेम्परेचर उसका ज्यादा हो गया। तो एक अच्छे फ्यूल के लिए उसके पास जलने पर ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू प्रोड्यूस करनी चाहिए और उसका इग्निशन टेम्परेचर न ज्यादा कम होना चाहिए न ज्यादा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जैसे कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं वो तुरंत आग पकड़ के जल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल को तुम जरा सी आग लगाओगे वो तुरंत जल जाएगा, तो उसमें से हीट एनर्जी कहाँ प्रोड्यूस हो पाई और हम उसको यूज नहीं कर पाए, इसका मतलब उसका इग्निशन टेम्परेचर कम था, तुरंत जल गया। तो एक अच्छे फ्यूल के लिए इग्निशन टेम्परेचर न ज्यादा कम होना चाहिए और ना ज्यादा, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सारी एनर्जी उसको जलाने में ही लगा दें, हीट प्रोड्यूस करने में ही लगा दें, हीट देने में। दूसरा, वो आसानी से अवेलेबल होना चाहिए, इजीली ट्रांसपोर्ट कर सके जिसको हम। तो दीज आर दी फीचर्स ऑफ गुड फ्यूल, ठीक है। अब क्या होता है कि जो फ्यूल्स होते हैं जो हमें जलने पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वो उनकी स्टेट के बेसिस पे, किस रूम टेम्परेचर पे, किस आधार पे वो पाए जाते हैं, है ना, स्टेट, फिजिकल स्टेट के आधार पे
उनको आपका 3 स्टेट में डिवाइड किया गया है, सॉलिड फ्यूल्स, ठीक है, लिक्विड फ्यूल्स एंड गैसियस फ्यूल्स। ओके, तो जो सॉलिड फ्यूल्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कोल इज अ सॉलिड फ्यूल, और आपका चारकोल हुआ, कोल का ही एक फॉर्म है चारकोल, काउ डंग, तो दिस इज वुड इज अ सॉलिड फ्यूल, उसकी स्टेट सॉलिड है। लिक्विड फ्यूल्स जो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपका पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, डीजल, ये सब कैसे हैं, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होने वाले फ्यूल्स। गैसियस फ्यूल्स वो फ्यूल जो गैस स्टेट में प्रेजेंट हो, जैसे आपका एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, दीज ऑल आर दी हाइड्रोजन गैस। और इन सभी अगर हम कंपेयर करें तो इन तीनों टाइप के फ्यूल्स में सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है गैसियस फ्यूल्स की। ओके, तो जब हम इन तीनों फ्यूल्स को कंपेयर करते हैं तो सॉलिड फ्यूल्स की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो सबसे कम होती है, ठीक है। तो जो सॉलिड फ्यूल्स होते हैं उनकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे कम आती है, प्लस उसके साथ साथ ये जलने पर सबसे ज़्यादा पोल्यूशन भी क्रिएट करते हैं, इसीलिए हमें सॉलिड फ्यूल्स को यूज़ करने से बचना चाहिए। सबसे अच्छी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू आती है आपकी गैसियस फ्यूल्स की। ओके, गैसियस फ्यूल्स जलने पर दे आर क्लीनर फ्यूल्स, और ये जलने पर कोई पोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो हाइड्रोजन गैस की होती है। गॉट इट? सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। ओके, एंड वी विल discuss petroleum in next video and revise it and read line by line from the NCERT book. Thank you.